जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु कुषाण वंश का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो वीडियो आपके लिए अत्यंत फायदेमंद है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया ना तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिया है पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि पार्थियाई कौन थे। इन्हें पार्थियन भी कहते हैं हम लोग। तो पार्थियन जो थे ये मुख्य रूप से ईरान और इराक के शासक थे, है ना। पार्थिया का संस्थापक, या फिर मान के चलेगा जो पार्थियन साम्राज्य, इसका संस्थापक कौन है अगर पूछा जाए तो ये अस्क है। कई बार प्रश्न बना है पेपर में, तो अस्क नाम याद रखेंगे। इसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे समझेंगे। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए। कुषाणों को यूची या तोखरी भी कहा जाता है। कुषाणों को ही भारतीय साहित्य में ऋषिक भी नाम दिया गया है। कुषाण तुषार प्रदेश से आए थे, इसलिए इन्हें तुषार भी कहा जाता है। देखिए ये जो कुषाण थे इनके अलग अलग नाम है। यूची कहते हैं, है ना। तो ये प्रश्न कई बार बना है कि कुषाण किस जाति के थे, किस जनजाति के थे, तो यूची जनजाति के थे। या फिर तोखरी भी नहीं कहा जाता है ना। भारतीय साहित्य में इनको ऋषिक भी नाम दिया गया, और ये तुषार प्रदेश से आए थे, इस कारण इनको तुषार भी कहा जाता है। तोखरी भाषा का प्रयोग करने के कारण कुषाणों को स्ट्रोबो ने तोखारे कहा है ना। मियाओस, मतलब मियाओस कौन है? प्राचीनतम कुषाण शासक था जिसका उल्लेख सिक्कों पर हुआ है। तो कुषाणों का सबसे प्राचीन शासक कौन है? मियाओस है। ये सिक्कों से ऐसा उल्लेख मिलता है। कुषाण साम्राज्य के विस्तार के आधार पर उन्हें सेंट्रल एशियन एम्पायर तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। सेंट्रल एशियन एम्पायर ये कहा जाए या फिर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य कहा जाए, ये कुषाणों को कहा जाता है। कुषाणों का उद्गम मध्य एशिया है। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। देखिए चीन के यूची जाति के थे, है ना। कुषाणों में सबसे पहले बैक्ट्रिया या फिर उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया, जहां से उन्होंने शकों को विस्थापित किया और क्रमशः गांधार को अपने कब्जे में ले लिया। वह इन क्षेत्रों से यूनानियों और पार्थियनों के शासन प्रभुत्व को समाप्त कर लिया। देखिए सबसे पहले ये कुषाण क्या करते हैं, ये बैक्ट्रिया का मतलब जो उत्तरी अफगानिस्तान है इस पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ शक का शासन होता है, शकों को परास्त करते और यहाँ से खदेड़ कर बाहर कर देते हैं। और इसके बाद वो गंधार की ओर बढ़ते हैं, गंधार को अपने कब्जे में लेते हैं और यहाँ से यूनानी और जो पार्थियन मतलब ईरान और इराक के लोग थे इनको भी खदेड़ कर बाहर कर देते। उनका साम्राज्य अक्सस से गंगा नदी और मध्य एशिया में खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक विस्तृत था, है ना। आगे बताया जा रहा है कुषाणों के दो राजवंश है, एक के बाद एक आए हैं। देखिए दो राजवंश होते हैं, मतलब एक के बाद एक आए थे। तो पहले राजवंश की स्थापना जो किया है वो किया है कडफिस। यहाँ पे कडफिस या कडफिसेस भी इनको कहा जाता है। तो कडफिसेस ने किया है ना। मतलब यहाँ पे स्थापना कडफिसेस नामक सरदारों के एक घराने द्वारा की गई। इसमें दो राजा हुए। पहला है कडफिसेस प्रथम, जिसने हिंदू कुश के दक्षिण में तथा सिक्के चलाए हैं, और उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए। तो याद रखने, जो पहला कडफिसेस था इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, है ना। दूसरा राजा हुआ कडफिस द्वितीय, है ना। इसने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस कडफिसेस ने तांबे के सिक्के चलाए और किसने सोने के। तो जो पहला कडफिसेस था उसे कुजुल कडफिसेस भी कहते हैं, यहाँ पर अभी दिया है। और जो दूसरा है उसे विम कडफिसेस कहा जाता है ना। तो विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए थे और कुजुल ने तांबे के सिक्के चलाए थे, और अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व तक फैलाया था। कडफिस राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया।
इस वंश के राजाओं ने उत्तरी भारत और निम्न सिंधु घाटी में अपना प्रभुत्व फैलाया है। आरंभिक कुषाण राजाओं ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, यही चीज यहाँ पर दिया गया है। देखिए कुषाणों के दो राजा है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, जो यहाँ पे यूची जनजाति के लोग आए इनके दो राजा है ना, पहला है कुजुल कटफिस और दूसरा है विम कटफिसिस। तो कुजुल की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे दिया कुडुल कटफिसिस या फिर कटफिसिस प्रथम है ना। कुजुल कटफिसिस ने यूची जनजाति के 5 कुलों को मिलाया मतलब मिला लिया, यहाँ पे मिलाया लिया नहीं मिला लिया, और संयुक्त कुषाण साम्राज्य की नींव रखता है ना। आगे दिया कुजुल कटफिसिस ने धर्मपिंडा और सचा धर्म थीडा की उपाधि भी अपनाई थी। देखिए धर्म थीडा है ना, और दूसरा क्या है उपाधि, सचा धर्म थीडा की उपाधि अपनाई है। इसने सिक्कों पर अंतिम यूनानी राजा हर्मियस की आकृति, मतलब इसने जो सिक्के बनाए थे ना उसमें अंतिम यूनानी राजा हर्मियस की आकृति को उभारा है। कुजुल ने जीबिन का मतलब कश्मीर, काबुल एवं कंधार को जीतकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। देखिए यहाँ से एक नाम और पता चला, जीबिन ये कश्मीर का नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया कुजुल कटफिसिस ने तांबे के सिक्के ढलवाए और ऐसा माना जाता है कि उसने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रोमन और यही प्रकार के सिक्के की नकल की। उसके सिक्के हिंदू को उसके दक्षिण से प्राप्त हुए। उसके सिक्के बौद्ध धर्म के संपर्क को भी लक्षित करते हैं। तो ये कुजुल कटफिसिस के बारे में रहा। अब आगे दिया विम कटफिसिस। विम कटफिसिस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए वास्तविक संस्थापक कौन है, कटफिसिस द्वितीय। वह कटफिसिस प्रथम का पुत्र था। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए और विम कटफिसिस शिव का परम भक्त था और उसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वरा घोषित किया है। तो देखिए शिव का बड़ा भक्त होता है, अपने आप को महेश्वरा बताता है। आगे दिया है उसके सभी सिक्कों पर सोने और तांबे, मतलब जितने भी सिक्के, चाहे सोने के सिक्के चाहे तांबे के सिक्के, शिव के त्रिशूल और बैलों के स्पष्ट चिन्ह देखने के लिए मिल सकते हैं या मिलते हैं। आगे दिया यहाँ पर सिंधु नदी के पूर्व में कुषाण साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला कुषाण शासक था। विम कटफिसिस के काल में ही कपिसा, मातंग और धर्मरत्न ने चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। देखिए मातंग और कौन कौन, धर्मरत्न, इन्होंने चीन जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया। किसके शासन में, ये विम कटफिसिस के शासन में। विम कटफिसिस अंतिम कुषाण शासक था जिसने सिक्कों पर द्विभाषा एवं द्विलिपि खरोष्टी और यूनानी का प्रयोग किया है। कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम विम कटफिसिस ने ही भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया है ना। तो विम कटफिसिस ने पहले सोने के सिक्के चलाए, क्योंकि कुजुल कटफिसिस ने तो तांबे के सिक्के चलाए थे। अब आगे यहाँ पर दिया कनिष्क के बारे में। देखिए कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने कुल 23 वर्ष तक राज्य किया। कनिष्क ने 78 ईस्वी से एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाता है। देखिए इसने क्या किया, 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा जो प्रयोग में लाया जाने वाला संवत है वो शक संवत है। किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है उन्होंने वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में है ना, में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कराया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि चौथा बौद्ध परिषद जो होता है उसका आयोजन कहाँ कराया गया था, तो जम्मू कश्मीर में कराया गया था कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। इस परिषद में बौद्ध धर्म 2 स्कूलों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के उत्तराधिकारी लोग पश्चिमोत्तर भारत पर लगभग 230 ईस्वी तक राज्य करते रहे और उनमें कुछ ने तो शुद्ध भारतीय नाम धारण कर लिया था। उसमें से एक था वासुदेव, है ना। मतलब देखिए जो ये कनिष्क के उत्तराधिकारी भारत पर लगातार शासन करते रहे और पूरी तरीके से ये भारतीय बन चुके थे। आगे दिया दोस्तों यहाँ पर कनिष्क ने देवभूत की उपाधि ग्रहण की और कुछ सिक्कों पर उसे नुकीली टोपी पहने हुए भी दर्शाया गया। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्वितीय अशोक किसे कहते हैं, तो कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क की शैल प्रतिमाएं सुर्ख कोटल जो कि अफगानिस्तान और माट मथुरा से प्राप्त हुई है। कनिष्क के सिक्कों पर ही सबसे पहली बार प्रभात मंडल युक्त खड़ी मुद्रा में बुद्ध की आकृति है। तो देखिए खड़ी मुद्रा में बुद्ध की आकृति सबसे पहले कनिष्क के सिक्कों से मिला है। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है कि कनिष्क के राजवैद्य कौन है, चरक है। चरक को काय चिकित्सा का प्रणेता और उनकी पुस्तक चरक संहिता को काय चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो चरक संहिता ये भी चरक ने ही लिखा है। आगे दिया अश्वघोष कनिष्क के दरबार के राज कवि थे। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। कनिष्क का नाम महायान बौद्ध धर्म के प्रत्यय एवं प्रचार प्रसार के साथ साथ गांधार शैली में के प्रसार से संबंधित है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण का प्रारंभ कनिष्क के काल से ही माना जाता है। कनिष्क की 2 राजधानियां थे, एक पुरुषपुर जो कि अब पेशावर हो चुका है पाकिस्तान में और दूसरा है मथुरा, है ना। यहाँ पे दिया कनिष्क ने गांधार और मथुरा मूर्तिलता विद्यालयों में
को भी संरक्षण प्रदान किया था। मथुरा से कनिष्क को एक योद्धा के रूप में दर्शाती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। इसने मध्य एशिया के प्रसिद्ध सिल्क रूट को नियंत्रित किया था। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया है कि एजिसिलोस एक यूनानी इंजीनियर था जिसके मार्गदर्शन में ऐसा माना जाता है कि पुरुषपुर के महान स्तूप का निर्माण हुआ है। वसुमित्र एक प्रतिष्ठित दार्शनिक था जिसने बौद्ध दर्शन के विश्वकोश महाविभाषा का लेखन किया है। तो याद रखिएगा महाविभाषा ये लिखा किसने है ना, ये लिखा हुआ है वसुदेव ने, आगे वसुमित्र ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखिए कनिष्क के समय नागार्जुन को अक्सर भारतीय आइंस्टाइन कहा जाता है। देखिए नागार्जुन है ना, ये नागार्जुन कनिष्क के समय के जिन्हें भारत का आइंस्टाइन माना जाता है। वसुदेव द्वितीय अंतिम कुषाण सम्राट था। कनिष्क के तत्काल उत्तराधिकारी वशिष्ठ हुविस्क कनिष्क द्वितीय हुआ जिसने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी। तो कैसर कनिष्क द्वितीय को कहा जाता है। अब यहाँ पर दिया कनिष्क के अभिलेख, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।